ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट बॉक्स में मालदीव गणराज्य की पीपुल्स मजलिस के स्पीकर श्री अब्दुल रहीम अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में मालदीव गणराज्य का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री अब्दुल रहीम अब्दुल्ला और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा भारत मालदीव संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगी। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मालदीव की संसद, वहाँ की मित्रवत जनता को भी शुभकामनाएं देते हैं। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 101 श्री राजीव प्रताप रूडी। बहुत दिनों बाद नंबर आया। प्रश्न संख्या 101 पूछता हूँ। प्रश्न संख्या 101। क्या मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत ऐसी समयावधि जब मछली पकड़ने की गतिविधि कम होती है के दौरान मछुआरों के परिवारों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय और पोषण संबंधी सहायता का बिहार सहित राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है? ख. क्या सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि बिहार के मछुआरों को मत्स्य खुदरा बाजारों में उनकी मछलियों का उचित मूल्य मिल सके? ग. यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो उक्त मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? घ. क्या बिहार में PMMSY के तहत कोई मॉडल मत्स्य पालन ग्राम परियोजना आरंभ की गई है? और अंग. यदि हां तो बिहार में ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो राज्य में ऐसी पहल ना किए जाने के क्या कारण हैं? माननीय मंत्री जी, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। उत्तर सभा पटल पर माननीय सदस्य महोदय, ये राष्ट्र हित का एक बड़ा प्रश्न है और हर प्रश्न ही राष्ट्रीय हित का होता है। महोदय, पता नहीं आप मछली खाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। बहुत अच्छा महोदय, लेकिन भारत के 140 करोड़ जनता में से 95 करोड़ जनता आज मछली खाती है, और ये शायद आंकड़ा बहुतों को पता ना हो, इसलिए मैंने समझा कि इस देश में, लेकिन खासियत ये है कि 1 करोड़ लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, मछुआरे, हमारे ग्रामीण मछुआरे जुड़े हैं, वो 95 करोड़ लोगों को मछली खिलाते हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 1 करोड़ लोग 95 करोड़ लोगों को मछली खिलाते हैं। महोदय, आज पूरे भारत में जो हमने कहा लगभग 88 लाख जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी के प्रतिवेदन में था, जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उसमें तेलंगाना में 10 लाख लोग हैं, ओडिशा में 8 लाख मछुआरे हैं और कर्नाटक में 6 हैं। लेकिन अगर भारत में सबसे ज्यादा मछुआरे अगर कहीं हैं, और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़ा शायद सदन के पास संज्ञान में ना हो, अगर सबसे ज्यादा मछुआरे अगर किसी इस व्यवसाय में जुड़े हैं तो वो बिहार में है, और 80 लाख लोगों में 40 लाख मछुआरे इस व्यवसाय से बिहार में जुड़े हैं। महोदय,
इनलैंड वाटरवेज की बात मैं कर रहा हूं, जो नदियों से, तालाब से, पोखर से, चौर से जहां मछली लेते हैं। आपके यहाँ भी चंबल से भी मछली निकलता है महोदय, वहां भी बहुत अच्छा मछली है। मुझे जानकारी नहीं है। रखना चाहिए ना, फिर मछुआरों के लिए वेलफेयर कैसे करेंगे आप महोदय? और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा 2014 से लेकर के 2025 तक, माननीय सदस्य जरा एक मिनट, 2025 तक भारत की सरकार ने जो काम किया है, इनलैंड वाटरवेज से इनलैंड फिशिंग जो था वो 46 लाख टन था। आज भारत में नदियों से, तालाब से और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो बढ़कर के 1,31,00,000 टन बढ़ के आ गया है, जो अपने आप में 100% से ज्यादा ग्रोथ है। ये अपने आप में एक ऐसे आंकड़े महोदय। लेकिन बिहार में जहां 40 लाख लोग लगे हैं, उनके लिए एक योजना आया था न्यूट्रिशन का और उनके पैसे देने का, उनको खास करके उस सीजन में जब मछुआरों को काम नहीं करने दिया जाता है, नदी में मछली मारने नहीं दिया जाता है, या उस सीजन में ब्रीडिंग होता है, और उसके लिए भारत की सरकार और राज्य सरकार को भी उसमें जोड़ना है। 4,000 रुपये दिए जाने इन मछुआरों को, और बिहार में 40 लाख ऐसे मछुआरे। लेकिन पता नहीं किन कारणों से बिहार में 2023-25 में, और ये आप स्वयं उत्तर देखना चाहेंगे एनेक्सर 1 में, 23-24 में माननीय मंत्री जी भी इस कार्य में नए आए हैं और अपने प्रश्न ये है कि बिहार में 23-24 में भी शून्य रहा, 24-25 में भी शून्य रहा और 22-23 में भी शून्य रहा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार जिसका इतना महत्वपूर्ण भूमिका है और आप इस काम में बहुत रुचि ले रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बिहार में भी वो 8 लाख से बढ़कर के 14 लाख टन तक चला गया है, वो भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि बिहार के मछुआरों को जो ये लाभ मिलना चाहिए था, किन कारण से बिहार को मछुआरों को ये लाभ नहीं मिल पाया है? माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेते हुए अगर कोई रास्ता ढूंढना चाहें, बताना चाहें, तो मैं बड़ा आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा बहुत ठीक कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से मछली के उत्पादन देश में इतना बढ़ा कि लगभग 126% की वृद्धि हुई है मछली के उत्पादन में। और आज हमारा देश विश्व में मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर खड़ा है। महोदय, 2013-14 में 95.7 लाख टन मछली का उत्पादन इस देश में होता था, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद शासन में आने के बाद बढ़कर 23-24 में 184.02 लाख टन मछली का उत्पादन हो। उसमें सही बात है, माननीय सदस्य ने जो कहा वो सही बात है कि इस पूरे मछली उत्पादन में जो इनलैंड फिशिंग है, जो अंतर्देशीय मछली उत्पादन है, उसका वृद्धि 126% है और 13-14 में मात्र 61.36 लाख टन था, जो अब 23-24 में बढ़कर 139.07 लाख टन हो गया है। तो ये वृद्धि जो है इनलैंड फिशिंग का शेयर बहुत बड़ा है मछली के उत्पादन में। अब जहां तक माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि जो बैन पीरियड होता है 3 महीने लगभग मछली के उत्पादन के लिए बैन होता है और मछली उत्पादन नहीं हो पाता है, ब्रीडिंग पीरियड होता है। उसमें जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की 1500 रुपये की हिस्सेदारी है, 3000 रुपये और 1500 रुपये लाभार्थी का योगदान होता है और टोटल 4500 रुपये को हम लोग 3 महीने में, जो 3 महीने प्रतिबंधित समय होता है, उस 3 महीने के अंदर 1500 रुपये प्रति माह के दर से हम लोग उनको जीवन भरण पोषण के लिए उपलब्ध कराते हैं। अब कई बार लाभार्थी का भी शेयर नहीं मिलता है, कहीं राज्य सरकार का शेयर नहीं मिलता है, तो उसके कारण इसके साइकिल में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे कि वो परेशानी नहीं होगी। माननीय सदस्य महोदय, मंत्री जी उत्तर देते हुए मेरा उत्तर नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूं कि कठिनाई है कि बिहार में हम सब लोग एक ही दल से हैं और इनका बड़ा योगदान है और बहुत सुलझे हुए माननीय मंत्री जी है, कोई ऐसा नहीं है, इसलिए सुलझा हुआ जवाब है, लेकिन उत्तर अनुत्तर हो गया मेरा। लेकिन कोई बात नहीं महोदय, इनका थोड़ी ना इसमें रोल है, ये तो राज्य सरकार को देखना है। अब इसमें एक कंपोनेंट है 1500, वो बेचारा किसान को अगर 1500 देना ही हो
तो 3000 में 1500 कम हो गया, तो योजना में सुधार की। मेरा दूसरा प्रश्न महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने, जब आपको याद होगा कोविड में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की और बड़ी घोषणा की और बड़ी योजनाएं लागू हुई और बहुत कामयाब योजनाएं लागू, और उसमें मत्स्य संपदा योजना माननीय प्रधानमंत्री ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस दौरान एक बड़ा संवेदनशील कदम उठाया और मछुआरों के लिए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ ब्लू रेवोल्यूशन की बात कही, जो अपने आप में बहुत उचित था। और 2020 से लेकर 2025 तक उन्होंने 20,500 करोड़ रुपया आवंटन किया। महोदय, ये अपने आप में आंकड़े बड़े हैं और उसमें आंध्र प्रदेश विकसित राज्य है, सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन आज वहीं होता है। वहां उन लोगों ने मछुआरों के लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट, अब बिहार जहां 40 लाख लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में लगभग 150 फिश मार्केटिंग सेंटर है, कंप्यूटराइज्ड है, उसके लिए व्यवस्था है, एयर कंडीशनिंग है, लॉजिस्टिक्स है। बिहार में शायद एक है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि बिहार हम सब लोगों के लिए इतना प्रिय है, बिहार हमारी माटी, और मैं उसी राज्य का हूं और जहां 7 बार पार्लियामेंट में आने का मुझे मौका मिला, 1 बार विधानसभा में रहने का मौका मिला, तो उस राज्य के लिए हम आज राज्य और बजट में भी माननीय मंत्री जी ने और सबने इतना पैसा। मेरा एक सवाल माननीय मंत्री जी से यही है कि बिहार के संरचना के सुधार के लिए, और खास करके आप दरभंगा में जाएंगे, मधुबनी में जाएंगे, सहरसा में जाएंगे, सुपौल में आएंगे, छपरा में आएंगे, मछली का जो बाजार है वो छोटा छोटा है, और इसलिए आंध्र प्रदेश से कर्नाटक में और बिहार के लोग रेहू बहुत खाते हैं, कतला बहुत खाते हैं, नैनी बहुत खाते हैं, वो बाहर से आता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बिहार के मछली के संरचना को बढ़ाने के लिए आप ये 20,500 करोड़ रुपया जो भारत सरकार का है, आप क्या कदम उठाना चाहेंगे कि बिहार के मछुआरों को सीधे तौर पर लाभ हो सके? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा, बिहार में मछली का उत्पादन 2005 के बाद जब बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद से बिहार में मछली के उत्पादन में लॉन्ग जंप हुआ है, काफी उछाल है। पहले बिहार के मछली बाजार में बिहार के मछली की बिक्री 10% थी। अब आज की तारीख में बिहार से उत्पादित मछली 90% बिहार के मार्केट में उपलब्ध है। माननीय सदस्य मछली खाते हैं, इनको पता होगा। अब जहां तक फिश मार्केटिंग का सवाल है, गिरिराज जी भी खाते हैं, लेकिन वो खिलाते नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि बिहार में मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो सुदृढ़ करने के लिए वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो केंद्र की सरकार ने जो स्वीकृति दी है, 91.906 करोड़ के परिव्यय से 1708 यूनिट्स परिवहन सुविधाओं की स्वीकृति वहां दी गई है, जिसमें रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स हैं, 52 कोल्ड स्टोरेज, 1 होलसेल फिश मार्केट, 90 फिश कियोस्क, ई ट्रेडिंग और ई मार्केटिंग के लिए आई प्लेटफॉर्म की भी स्थापना वहां की गई है। इसके अतिरिक्त फिश और फिश फार्मर्स और फिशर्स मैन के रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए एनएफडीबी ने बिहार सहित 29 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 111 होलसेल और रिटेल को व्यावसायिक सूचना देने के लिए कि किस जाति के प्रजाति की मछली की किस जाति का बाजार मूल्य क्या है, उसका क्या उत्पादन बाजार में बिक रहा है, किस रेट पर, उसकी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए फिश मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है। और बिहार में आज पटना और दरभंगा में यह सिस्टम चल रहा है एनएफडी के सहयोग से। श्री आई.बी. ईडन। मैं एकदम संतुष्ट हूँ। आई.बी. ईडन। Sir, we cannot avoid, when a discussion is happening on the fisheries, to avoid the Kerala fishermen. In 2018, when the disastrous flood happened in Kerala, the rescue operations were led by the fishermen of Kerala, and the Kerala government applauded them, telling that fishermen is the army
of the Kerala welfare. Sir, my specific question is, this is a very good scheme. Pradhan Mantri Matsya Sampradaya Yojana is a very good scheme. But sir, after 2014, the statistics shows that there is not a single rupee spent for the construction of seawalls or groins in the state of Kerala. There were numerous number of proposals proposed by the state of Kerala to the central government, but unfortunately, the life and livelihood is totally dependent upon these segment, because whatever global climatic changes happen, the first affected party is the fisherman community. So sir, the scheme for the livelihood is very good. Honorable George Kurian Minister came to our constituency. There are two major fishing villages in this Yojana. Sir, completing sir. One is Chellanam and other is Nayarambalam. And the minister took very effective meetings also. Sir, unfortunately, sir, concluding sir. Sir, my question is, sir, the life and livelihood, because whatever changes happen in the seas, it is affecting the fishermen. So my question is, इस योजना में आप सी वॉल्स बनाने के लिए, आप ग्राउंड्स बनाने के लिए पैसा अलॉट करेंगे केरला को? अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक गाइडलाइन और उस दिशा निर्देश के आधार पर राज्य सरकारों से जो भी सूचना, जो भी प्रस्ताव आते हैं, हम उसको दिशा निर्देश के आधार पर, राज्य और केंद्र के हिस्सेदारी के आधार पर हम उसको स्वीकृत करते हैं। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वो हमारे गाइडलाइन में, हमारे जो दिशा निर्देश है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का, उसमें वो नहीं है। इसके अतिरिक्त हम माननीय सदस्य को एक बात बताना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो केरल में 6106.6 लाख की लागत से 9 कोस्टल विलेजेज जो फिशरमैन्स के विलेजेज हैं उसको डेवलप किया जा रहा है। लक्षद्वीप में 899.85 की लागत से एक तटीय गांव, और इस तरह से पश्चिम बंगाल में भी है एक गांव। इसके अलावा भी अभी जो इंटीग्रेटेड कोस्टल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है रेसिलेंट विलेज का, उसके लिए भी 100 विलेजेज सेलेक्ट हुए हैं, जिसका नोडल एजेंसी NFDA को बनाया गया है, और उसको हम लोग NFDB जो है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसका नोडल एजेंसी है, उसको इंटीग्रेटेड विलेज के रूप में विकसित कर रही है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो सवाल किया वो हमारे गाइडलाइन में, PMMSY के गाइडलाइन में नहीं। श्री कल्याण बनर्जी। Thank you, sir. Sir, there is a Bengali proverb known as माछे भाते बांगाली, मछली और चावल बांगाली है। बंगाल में अरे कभी कभी सर, बंगाल में जब भी कोई जाते हैं पहले नॉन वेज, पहले क्वेश्चन है हिल्सा मिलेगा, प्रॉन मिलेगा। और मंत्री जी जब मंत्री नहीं थे, MP थे, जब दोस्त थे, अभी तो मंत्री बन गया, ऊपर में चला गया। पूछो दोस्त। सुनिए ना सर, आप सुनिए ना सर, मंत्री जी हमको जब MP थे सिर्फ, वो बोलते थे हमको हिल्सा कब खिलाएंगे दादा, तो हम हिल्सा लेके आए थे। आप आपस में प्रश्न मत पूछो। आज सर हिल्सा लेके भी आए थे उनको खिलाने के लिए, तो फिर जो मांगेंगे उसको लिए हिल्सा लेके आएंगे, प्रॉन लेके आएंगे, उससे कुछ। सर बंगाल अभी हम देखा है इसमें जे ओनली वन कोस्टल विलेज एट ए कॉस्ट ऑफ ₹750 लाख वेस्ट बंगाल। केरला भी मछली चलता है, बहुत मछली खाते हैं हम लोग में। मछली इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। केरला हैज गॉट 6161 लाख, हमको कोई असुविधा नहीं है। देयर आर सो मेनी कोस्टल एरियाज इन बंगाल ऑल्सो। क्यों एक ही प्रोजेक्ट लिया है और इतना मछली हम लोग खाते हैं, जो प्रोडक्शन होता है उसमें हम लोग का नहीं चलता है। आंध्र प्रदेश से हम लोग का मछली जाता है ज्यादा, तो आंध्र प्रदेश से जाते हैं, तो सर और बिहार तो हम लोग के पास से मछली भी लेते आते हैं। धनबाद का उधर उस साइड से, झारखंड साइड से सब मछली खाने के लिए आते हैं, खाने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन सर सुनिए ना, आप तो भेज है सर, आप तो नहीं समझेगा मछली। तो जो मछली खाता है वो जानता है मछली क्या है, और जो मछली खाता है वो जानता है बंगाल क्या है। अच्छा सर, तो सर हमारा क्वेश्चन है, हम लोग के लिए क्या किया पश्चिम बंगाल के लिए? ये तो आप एक कोस्टल विलेज 750 लाख दिया, ठीक है, और ज्यादा कोस्टल विलेज बनाइए सर, गंगा का पास साइड में बनाइए कुछ। ओके जब सर जस्ट 1 मिनट सर, जस्ट आई विल टेक। जब मुरली मोहन जी जब हम लोग का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, एस्टिमेट कमेटी का, उन्होंने एक बात बोला था एंड आई लाइक इट। ये पहले जब गंगा से
इतना इंडस्ट्री नहीं हुआ तो गंगा का जो वेव आता था ऊपर से हिल से, पूरा जब ज्वार जाते थे वो पूरा पानी उधर चला जाता, तो इसलिए पानी मीठा स्वीट होता था। हिलसा भी जो अच्छा है, तो हम लोग को लिए कुछ से कीजिए। माननीय मंत्री आप सब आपका डेवलपमेंट है, उसलिए मेरा कोई दुख नहीं है। ज्यादा हो, बिहार को होना चाहिए, ज्यादा हो, लेकिन हम लोग को लिए राजीव जी किससे कहिए, कभी तो हम लोग का दोस्त है, कभी तो छोड़ के जाता है, लेकिन दोस्ती तो थोड़ा तो रहना हो रहा हो ना। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो सवाल कर रहे हैं, पहले मैंने उत्तर में भी बताया है कि जो इंटीग्रेटेड कोस्टल विलेज, मॉडर्न कोस्टल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम वो राज्य और केंद्र के हिस्सेदारी से चलता है, और राज्य से जब प्रस्ताव आएगा तो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी राज्य को छोड़कर चलने में विश्वास नहीं करते हैं, सभी राज्यों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। लेकिन माननीय सदस्य हमारे मित्र भी रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा, वो ये बताएं, वो जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वहां पर सरकार के जो पश्चिम बंगाल सरकार के बहुत नजदीक है। हम उनको कहेंगे कि इस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपको उनका चेहरा पसंद ना आए, मत आए, लेकिन जो उनकी योजनाएं हैं वो अगर देश के विकास के लिए है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जब प्रारंभ हुआ तो अध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहेंगे कि 2020-21 और 21-22 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस योजना पे कोई शून्य परियोजना वहां का प्रपोजल भेजा, और उसके बाद अभी जब प्रपोजल आया है तो उसको हम लोग अभी कर रहे हैं। और अभी जो हमने चर्चा किया पहले के उत्तर में, लेकिन हम माननीय सदस्य को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग की मंशा किसी राज्य को छोड़कर नहीं है, सभी राज्य विकसित होगा तभी विकसित भारत बनेगा, यह हम लोग की परिकल्पना है। अभी हम माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि अभी 100 जो रेसिलेंट, क्लाइमेट रेसिलेंट जो विलेज का सिलेक्शन मैंने कहा कि जिसका नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड नोडल एजेंसी है, उसमें पश्चिम बंगाल के भी 5 गांव उसके 100 गांव में है, ये हम आपको बताना चाहते हैं, और ये मोदी जी की प्रतिबद्धता है। इस प्रतिबद्धता के साथ क्वेश्चन नंबर 102 डॉक्टर के सुधाकर। सर स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 102। प्रश्न संख्या 102, क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसानों को जैविक खाद और बायोगैस संयंत्र स्थापित करने और बेहतर उत्पादकता हेतु अपने खेतों में उनका उपयोग करने के लिए सहायता या राज सहायता प्रदान करने की योजना है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ख, देश में जैविक खाद के बड़े पैमाने पर उत्पादन और उसके लिए नीति बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ग, विगत 5 वर्षों के दौरान देश में स्टार्टअप्स बनाने के लिए प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है? घ, क्या मॉडल कृषि आरंभ करने के लिए नीतिगत स्तर पर कोई कार्य किए जा रहे हैं जिनमें ऐसी पद्धतियों, प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया गया है जिनके माध्यम से छोटे और सीमांत किसान खेती को अधिक लाभदायक बना सकते हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और अंग, देश के छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से कर्नाटक सहित राज्यवार उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? और च, क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में मृदा का डिजिटल मानचित्र तैयार करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। ऑनरेबल स्पीकर सर। माननीय मंत्री जी उनको अधिकृत करके गए हैं। माननीय मंत्री जी ने उनको अधिकृत किया है, लेटर में दिया है, अधिकृत किया है। Honorable Speaker sir, India is the second largest country in the world in growing of flowers, that is floriculture, in the field of floriculture. Likewise, Karnataka is also the second largest state in the country to be in the field of floriculture. Especially in the districts of Chikbalapur, Kolar, Tumkur and Bangalore rural, the small scale and medium scale of farmers to the tune of 25,000 acres
they grow the flowers. The flower growers lack, unfortunately, the technical guidance, the storage and marketing facilities. In this context, I would like to ask the government whether there is any plan to set up a separate board for floriculture, just like National Horticulture Board and Central Sericulture Board. And if the steps are taken, whether any steps are taken to make Chikbalapur as India's hub for floriculture. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि मूल प्रश्न जो है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और परंपरागत कृषि को लेकर के। माननीय सदस्य ने फ्लोरिकल्चर बोर्ड बनाने के ऐसे प्रस्ताव की कोई विचाराधीन है, उस पर चर्चा की है, उस पर जानना चाहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं, माननीय सदस्य को भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस तरह का कोई बोर्ड का बनाने का प्रस्ताव अभी वर्तमान में विचाराधीन नहीं। Honorable Speaker, sir, my second question will be the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is a revolutionary scheme that has benefited large number of farmers across the country. In 2016, when this scheme was launched in Karnataka, nearly 25 lakh farmers opted for this scheme. However, in the recent years, it has witnessed a dip in enrollments under the scheme due to multiple issues, including delay of claim payouts by private insurance companies. My question to the Honorable Minister in this regard will be whether any steps are taken to ensure Fasal Bima Yojana is made compulsory to all the farmers by reducing their share in premiums for Karnataka. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के करोड़ों किसानों को, क्योंकि मैं तो उस क्षेत्र से व्यक्तिगत रूप से आता हूं जिस क्षेत्र ने 75 साल में आज़ादी के बाद में लगभग 60 बार अकाल को देखा है, और किसान परिवार का होने के नाते मैं उनके दर्द को, किसान को कि अकाल पड़ने के कारण से या ओलावृष्टि होने के कारण से, आंधी तूफान आने के कारण से किसान की फसल नष्ट होना जो हमारे क्षेत्र में सामान्य विषय था, उसके चलते हुए किसान को कितना दुख तकलीफ झेलना के लिए मजबूर होना पड़ता था। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारत के किसानों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने फसल बीमा योजना को प्रारंभ किया, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस समय में मुझे कृषि मंत्रालय में काम करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब से लागू हुई है तब से देश के करोड़ों लोगों को यह विश्वास सजित हुआ है, अर्जित किया है उन्होंने कि यदि राम रूठ जाए, राजस्थानी में एक कहावत है कि राम रूठ जाए लेकिन राज साथ में खड़ा है, भगवान भी नाराज हो जाए लेकिन सरकार साथ में खड़ी है, ऐसी परिस्थिति निश्चित रूप से किसान आज महसूस करते हैं। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि ए डिप हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द टोटल नंबर ऑफ द फार्मर हु हैज ऑप्टेड फॉर द इंश्योरेंस। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए और सदन के लिए संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पहले ये स्कीम कंपलसरी थी और हर ऐसा फार्मर जो लोनी फार्मर है उसके लिए आवश्यक था, ऑटोमेटिकली उसका इंश्योरेंस होता था। लेकिन देश भर में अनेक प्रदेशों से, इस सदन में भी अनेक बार इस प्रश्न को उठाया गया कि हमारा जबरदस्ती इंश्योरेंस किया जा रहा है, हमारी को आवश्यकता नहीं है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसे समाप्त किया गया। अब ऑप्ट आउट करने की सुविधा है कि अगर फार्मर चाहे तो वो ऑप्ट आउट कर सकता है कि मैं इस बीमा को नहीं लेना चाहता, उसके कारण से निश्चित रूप से डिप हुआ है। और देश भर में लगभग लोनी फार्मर्स में 3 करोड़ 20 लाख फार्मर ऐसे थे जिन लोगों ने जो है फसल बीमा से अपने आप को बाहर रखा है। लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के लिए, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उसको लेकर के एक स्पेशल ड्राइव पिछले वर्ष में आयोजित किया गया जिसमें 1 करोड़ 30 लाख के लगभग फार्मर्स को नया उसके साथ में जोड़ा गया। निश्चित रूप से मैं आग्रह करूंगा यहाँ बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्यों से कि किसानों को अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए इस जो है बीमा योजना के साथ में जोड़ने के लिए सभी सम्मानित सदस्यों को अपने जो है कर्म क्षेत्र में उसके लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। श्री के विश्वेश्वर रेड्डी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मेरा प्रश्न बायोगैस प्लांट के ऊपर है। सब बायोगैस के कई फीडबैक होते हैं, गोबर होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फूड वेस्ट होते हैं, लेकिन गोबर से 1 केजी गोबर से सिर्फ 20 लीटर बायोगैस उत्पत्ति होता, 1 केजी एग्रीकल्चर वेस्ट से 200 लीटर
उत्पत्ति होता बायोगैस। लेकिन ये समस्या है, एग्रीकल्चर में सीजनली वेरी होता है, तो मल्टी फीड स्टॉक बायोगैस हर प्लांट में लगा है, तो हर गांव को, हर घर को एलपीजी के वजह से बायोगैस चलता है और इतना बायोगैस उत्पत्ति होता, कैलोरिक वैल्यू है गांव का एग्रीकल्चर आउटपुट। अगर सीएनजी ट्रैक्टर है, सीएनजी व्हीकल है, सब व्हीकल्स उसके ऊपर ही चल सकता है। लेकिन अपने देश में अब तक मल्टी फीड स्टॉक बायोगैस प्लांट नहीं है। उसके ऊपर कोई अगर है तो हर गांव में है तो 1 लाख करोड़ बचता है एलपीजी का पूरा देश में, 7 लाख गांव में। तो मल्टी फीड स्टॉक बायोगैस प्लांट के ऊपर कुछ रिसर्च चल रहा है, उसका प्रमोशन के लिए कुछ कर रहे हैं मिनिस्टर। ये है मेरा प्रश्न। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव के लिए माननीय सदस्य का अभिनंदन करते हुए उनके संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। देश में गोबर गैस को डिसेंट्रलाइज करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। देश भर में अनेक वर्षों से, पिछले 40-45 साल से किसान के घर में या क्या जो है गोबर गैस प्लांट लगे, इसकी योजना को विभिन्न स्तरों पर राज्यों के सहयोग से लाया गया। माननीय गिरिराज सिंह जी यहाँ बैठे हैं, वो इसके बड़े जो है वो कॉर्नाइजर भी रहे हैं और बड़े समर्थक भी रहे हैं। उन्होंने अनेक जगहों पर इसके बारे में चर्चा की है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में डिसेंट्रलाइज्ड गोबर गैस प्लांट बने, उस पर भी प्रभावशाली तरीके से काम हुआ। लेकिन उसके साथ साथ में सैनिटेशन एंड वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के तत्वावधान में, जिसमें काम करने का सौभाग्य मुझे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट, इस परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए गोबरधन परियोजना को प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत मल्टी फीड स्टॉक और गोबर, इन दोनों को लेकर के इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड गैस प्लांट जो है गोबर गैस प्लांट बनाए गए। और 500 ऐसे गोबर गैस प्लांट बनाने के को लेकर के और एक योजना पर काम हुआ है, जिसमें गोबर गैस प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। और उनको स्थापित करने के को इंसेंटिवाइज करने के लिए जो गैस उससे बनती है, वो गोबर गैस प्लांट वायबल हो, उसके लिए भारत सरकार के जो है जल शक्ति मंत्रालय ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ में एक अनुबंध करके उत्पादित सारी गैस को पेट्रोलियम कंपनीज एक फिक्स रेट पर खरीदें। और वो रेट भी जो है क्रूड ऑयल की प्राइस के साथ में इंटीग्रेट किया गया है, ताकि वो रेट किसान को क्रूड ऑयल के रेट बढ़ने के साथ साथ में उस किसान को जो है डायनेमिक रेट उसकी मिलती रहे। उसके साथ साथ में क्योंकि उसमें जो स्लरी बचती है, उस स्लरी को ये ऑब्जर्व किया गया था कि उसका किसान को देने में क्या कहीं इंसेंटिव किसान के पास में नहीं है। उसको प्रमोट करने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी एक योजना उसको लेकर के भी बनाई गई है, जिसमें एक MDA जो है किसानों को जैविक खाद अपनाने के लिए MDA प्रोत्साहन राशि के रूप में 1500 रुपये पर मीट्रिक टन का दिया जाता है। और उसके बाद में जिस तरह का जो है रिस्पॉन्स इसका आया है, आने वाले समय में मैं ये मानता हूँ कि एक बार इस योजना के सफल होने के बाद में जब ये और धरातल पर मल्टीप्लाई होगी, तब निश्चित रूप से इस गोबर गैस को हम गोबर को और एग्रीकल्चर रेजिडुअल वेस्ट को हम किस तरह से और अधिक उत्पादक बना सकते हैं और किसान की जो है लागत को कम कर सकते हैं। इस दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता उसके माध्यम से अर्जित होगी। क्वेश्चन नंबर 103-103 श्री राहुल कसवा जी। प्रश्न संख्या 103, क्या ग्रामीण विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों को जिले की प्रमुख सड़कें MDR बनाने के लिए कोई योजना बनाई गई है या बनाए जाने का विचार है? यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का विशेषकर राजस्थान सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों को जिले की प्रमुख सड़कें बनाने का विचार है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को बहुत लंबे समय से वर्गीकृत नहीं किया गया है? और यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक किए जाने की संभावना है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? माननीय मंत्री जी। श्री कमलेश पासवान, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री। माननीय सदस्य। सर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को देश के अंदर लागू हुई। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि गांव, इस देश के हर गांव को एक डामर की सड़क से, ऑल वेदर सड़क से जोड़ने का प्रावधान था। सर, वक्त बदला, सालों साल के अंदर काफी क्षेत्र देश के अंदर गांव बड़े बड़े जुड़ गए। पर सर, बीते हुए इन 10 सालों में भारत सरकार ने 2 स्कीम निकाली, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 2 एंड फेज 3, जिसकी गाइडलाइंस सर ये कहती थी कि टू कनेक्ट दी जो एग्जिस्टिंग रोड्स थी, इनको वाइडनिंग करने का प्रावधान था और उसको 5.5 मीटर बनाने का प्रावधान रखा गया था।
जिससे वो MDR की कैटेगरी में सड़कें आ जाती। और जो गाइडलाइंस थी उसके तहत सर ईयर 2019 के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थर्ड वाज लॉन्च्ड फॉर कंसोलिडेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ 1,25,000 किलोमीटर्स थ्रू रूट्स एंड मेजर रूरल लिंक्स connecting habitations, interallied to Grameen, agricultural marketing, higher secondary schools and everything. सर मेरा ये कहना है कि जब सेकंड फेज और थर्ड फेज में हम ग्रामीण सड़कों को वाइडनिंग करने का काम कर रहे थे, आज हम अचानक फेज 4 के अंदर उस कैटेगरी को हम छोड़ चुके हैं। हम 200-250 की आबादी से कम गांव को जोड़ने का प्रावधान रखते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या सरकार जो सेकंड और थर्ड फेज की गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी, क्योंकि राजस्थान को भी इसमें 6000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया है और मेरी लोकसभा क्षेत्र में 300 किलोमीटर का निर्माण हुआ, पर हम प्लानिंग 1200 किलोमीटर की कर चुके हैं और फेज 4 में उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या सरकार फेज 4 में वाइडनिंग का भी प्रावधान रखने का काम करेगी, नहीं करेगी? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन ने पूछा है कि FDR और फेज 2 और फेज 3 के जो PMSY की सड़कें थी उसको अपग्रेडेशन के बारे में। तो माननीय सदस्य हमारे साथ 10 साल तक ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कमेटी में रहे हैं और बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि ये स्टेट का विषय है। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना सन 2002 में जब चालू हुआ था, जैसा कि माननीय सदस्य भी मानते हैं कि इसमें इस क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है। और आज इस सदन में मैं अपने श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस योजना को चालू किया था और उन्हें ये सपना देखा था कि हम गांव के सुदूर इलाके में कनेक्टिविटी देने का काम करेंगे। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है अध्यक्ष महोदय कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 7,72,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं और 1,63,000 बसौटों को इससे जोड़ा गया है। इनका मूल प्रश्न यह है कि फेज 4 का, अध्यक्ष महोदय मैं फिर बताना चाहता हूं इनको कि जैसा कि ये खुद अपने प्रश्न में ये बात कह रहे हैं कि फेज 4 की आवश्यकता क्या है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि जो बचे हुए सड़कें छूट गए हैं, चाहे फेज 1 हो, चाहे फेज 2-3 के अपग्रेडेशन का हो, चाहे फेज 4 जो हम लोग नया लेकर आए हैं, जिसमें हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 नए बसौटों को हम नई कनेक्टिविटी देने का काम करेंगे। तो मैं, और दूसरा प्रश्न इनका मूल प्रश्न था कि अपग्रेडेशन का, तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये स्टेट विषय का है। स्टेट में नहीं, स्टेट का नहीं, विषय तो आपका ही है, स्टेट अपग्रेडेशन का। अध्यक्ष अपग्रेड प्रावधान जहाँ की फेज 2 और फेज 3 की बात कर रहे हैं, तो हमने राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, हमने राजस्थान में करीब 992 किलोमीटर का अपग्रेडेशन किया हुआ है। 5 अब कोई प्रावधान नहीं है, अब कोई प्रावधान नहीं है। देखो सर, मेरा ये कहना है कि मंत्री महोदय ने बात सही कही है, स्टेट सब्जेक्ट है, पर अगर हम गाइडलाइंस को चेंज करते जो सेकंड फेज और थर्ड फेज में थी, तो फोर्थ फेज में भी वो गाइडलाइंस कंटिन्यू रहती और 250 की आबादी को भी गांव को जोड़ते तो हमारी समस्या मिट जाती। मेरा सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आपके मार्फत से ये रहेगा कि सर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक मैंडेट जो इंपॉर्टेंट था कि एक गांव को हम डामर की ऑल वेदर रोड से जोड़ने का प्रावधान करेंगे। सर, वक्त बदला, गांव के अंदर एक रोड बन गई, पर साथ में गांव में ट्रैफिक भी आया, गाड़ियां भी आई, मोटरसाइकिल्स भी आई। क्वेश्चन का आपका प्रश्न सर, प्रश्न मेरा ये है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 2 में सर, जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना की गाइडलाइंस ये थी कि गांव से निकलने वाली हर सड़क डामर की होगी, तो क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गाइडलाइंस में परिवर्तन लाकर गांव को सेकंड कनेक्टिविटी, मल्टीपल कनेक्टिविटी या मिसिंग लिंक के मार्फत से जोड़ने का भी प्रावधान सरकार क्या रखती है? मैं ये मंत्री महोदय जानना चाहता हूं। मिसिंग लिंक का प्रावधान तो राज्य सरकार करती है। अध्यक्ष जी, मैंने अपने मूल प्रश्न का जो पहला था मैंने पहले ही बता दिया कि अपग्रेडेशन का काम राज्य सरकारें देखती हैं। लेकिन फेज 4, मैं माननीय सदस्य से ये आग्रह करूंगा कि फेज 4 जो है वो जो जनसंख्या की आबादी बढ़ने के नाते बहुत सारे ऐसे देश में सड़कें हैं जो अभी भी मेन कनेक्टिविटी से जुड़ा नहीं है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग फेज 4 आए हैं। अगर जो उनके क्षेत्र में या उनके राज्य में या सभी माननीय सदस्य जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि अगर जो उनके क्षेत्र में कोई सड़कें रह गई हैं तो फेज 4 में दें, उसको वरीयता के हिसाब से हम उसको चयनित कराने का काम करेंगे। श्री देवेश साक्या। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मानवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरी लोकसभा एटा कासगंज में आने वाली MDR और ODR मार्गों को लंबे समय से चौड़ा नहीं कराया गया है और यह सभी मार्ग गांव के विकास को बढ़ाते हैं। क्या सरकार द्वारा मेरी लोकसभा एटा कासगंज के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इन ग्रामीण मार्गों को चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराने की कोई योजना बनाई जा रही है?
और कब तक इन ग्रामीण मार्गों को बनवाया जाएगा? एमडीआर सड़कों की बात कर रहे हो क्या आप? जी जी जी। एमडीआर सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना में नहीं होती है। देखिए, ग्रामीण मार्ग है, लंबे मार्ग हैं। पहले प्रश्न से एकदम मूलतः वही सेम प्रश्न है कि एमडीआर और ओडीआर की सड़कें स्टेट का विषय है, लेकिन फिर भी मैंने अध्यक्ष जी से मैंने आग्रह किया, पूरे सदन से भी मैंने आग्रह किया कि फेज 4 की जितनी भी सड़कें हैं पूरे राज्य में हम 25,000 बसौटों को नए जो जोड़ने जा रहे हैं, उसमें अगर जो आपके क्षेत्र, उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा कार्य किया अध्यक्ष महोदय। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना की मैं खुद जब विधायक था सन 2002 में, तो ये लड़ाई होती थी कि हमारे सांसद से और विधायकों से कि हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना की ये सड़क बने, क्योंकि हमारी जो सड़कें बनती थी वो गुणवत्ता के अनुरूप बनती थी। आने वाले 10 साल तक उस सड़क पर कोई आंच नहीं आता था, तो इसलिए इस सड़क का बहुत मांग है। मैं माननीय सदस्य ये जरूर कहूंगा, अपग्रेडेशन की बात उन्होंने कहा कि राज्य का विषय है और फेज 4 में अगर जो कोई सड़क रह गई है तो देंगे, उसको हम लोग समृद्ध कराने का क्वेश्चन कार्य नंबर करेंगे। 104 104 एम गुरुमूर्ति। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 104। प्रश्न संख्या 104। क्या पंचायती राज मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले तथा तेलंगाना में गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है? ख उक्त राज्यों में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक आवंटित और व्यय की गई कुल धन राशि का ब्यौरा क्या है? ग उक्त राज्यों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत सम्मिलित गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों की संख्या से संबंधित ब्यौरा क्या है? घ भूस्वामियों की संपत्ति कार्ड प्रदान करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है? और अंग स्वामित्व योजना को समय पर पूरा करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है? तथा संपत्ति के अधिकार, वित्तीय समावेशन और सरकारी योजनाओं की सुलभता के मामले में ग्रामीणों को कितना फायदा हुआ है? माननीय मंत्री जी। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, पंचायती राज मंत्री। अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रखा गया। Thank you, Speaker sir. Sir, what is the district-wise progress in Andhra Pradesh, particularly in Tirupati, regarding the implementation of the Swamitva scheme, and how does it compare to the national average, sir? Is the government considering any policy modifications or technological upgradations to enhance the efficiency of the Swamitva scheme in the surveyed states, particularly in digitization and real-time mapping, sir? अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में बहुत ही विस्तार से बताया है आंध्र प्रदेश के बारे में। माननीय सदस्य ने पूछा है, आंध्र प्रदेश का लगभग सभी गांव का सर्वे किया जा चुका है। ड्रोन सर्वे स्वामित्व योजना के तहत सभी गांव का ड्रोन सर्वे किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 8 दिसंबर 2020 को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया था और आज की तारीख में सभी गांव का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। और जो इन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में तिरुपति जिला का पूछा है, वह भी उत्तर में दिया हुआ है कि 1045 गांव उस क्षेत्र में है, तिरुपति जिले में है, उसका भी ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है और उसके स्वामित्व के कार्ड बनने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि यह जो योजना है स्वामित्व योजना, यह इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक दूरदृष्टि जिसको आप कहते हैं, उसका परिणाम। पूरे देश में आज गांव में कई कारणों से अशांति रहती है, गांव में आपसी झगड़ा रहता है, संपत्ति के विवाद का कारण रहता है और उसके कारण गांव में अशांति रहती है। गांव के लोगों के आर्थिक उन्नति के लिए इस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया और अभी 18 जनवरी को 65 लाख कार्ड का वितरण प्रधानमंत्री जी ने किया। अब तक 2 करोड़ 38 लाख संपत्ति कार्ड बनकर तैयार हो गए हैं, जिसका वितरण किया जा चुका है और शेष कार्ड की प्रक्रिया है। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा इसके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि यह फुल प्रूफ योजना है। ड्रोन सर्वे होता है,
दोनों पक्षों को आपस में बैठाकर उनकी सहमति ली जाती है और सहमति के आधार पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के साथ जांच करके संपत्ति का निर्धारण होता है और जिसकी जो संपत्ति है उसके कार्ड उनको सुपुर्द कर दिया जाता है। माननीय सदस्य Speaker sir, no property card has been issued till date in AP sir. What steps has been government taken to expedite the completion of the Swamitra scheme sir? माननीय मंत्री जी, अभी मैंने अध्यक्ष महोदय बताया कि ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है और कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उसका कार्ड बनाने का समय सीमा भी निर्धारित कर दिया गया है। वो समय सीमा के अंदर कार्ड बन के तैयार हो जाएगा और जैसे ही कार्ड बनेगा उसको लाभुकों के बीच वितरित कर दिया जाएगा। कार्ड बनने की प्रक्रिया चल रही है और कार्ड बनने की प्रक्रिया के पहले जैसा मैंने बताया कि कई तरह की होती है। अगर दो लोगों में आपसी विवाद है तो दोनों को सहमति के आधार पर कार्ड तैयार होता है ताकि वह विवाद फ्यूचर में भी नहीं पेंडिंग रहे, इसलिए कार्ड बनने की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र आंध्र प्रदेश में भी कार्ड बन के तैयार हो जाएगा और लाभुकों के बीच वितरित किया जाएगा। डॉक्टर मल्लू रवि। Will the Honorable Minister Panchayat Raj be pleased to state whether the government has assessed the latest status of the Swamitra scheme pilot project in Telangana state? If so, what are the details thereof? Whether the Ministry of Panchayat Raj is making efforts to complete the pilot project in 5 villages of Telangana? If so, what is the timeline for its completion? If not, what are the reasons therefore? Whether the ministry has any plan to extend the Swamitra scheme to all the Abadi villages of Telangana, considering the change in government from 2023? If not, what are the reasons therefore? अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में इस बात की भी चर्चा की है कि तेलंगाना की सरकार ने 19 अप्रैल 2022 को मात्र 5 गांव का, पूरे स्टेट में सिर्फ 5 गांव के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया था, वह भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और उन 5 गांवों का ड्रोन सर्वे करके राज्य सरकार को दे दिया गया है और वहां नक्शा उनको सौंप दिया गया है। अब उसके बाद वहां से कोई रिस्पांस तेलंगाना सरकार से नहीं आया है। जब तक तेलंगाना सरकार उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तब तक उस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जहां तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना ने इस योजना को लागू नहीं किया है। सिर्फ 5 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 गांवों के लिए उन्होंने वही ड्रोन सर्वे का काम के लिए सिर्फ एग्रीमेंट किया था और वो 5 गांव का ड्रोन सर्वे पूरा होकर उनको दे दिया गया। तेलंगाना सरकार उसके बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। श्री लालजी वर्मा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये स्वामित्व योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसमें जो नई आबादियां बसी हैं वो कहीं कहीं बाग का नंबर है, सामूहिक बाग का नंबर उसमें बसा है, खेतौनी की ज़मीन में बस गई हैं, उसका सर्वे नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो विवाद बड़े पैमाने पर बना हुआ है। तो क्या माननीय मंत्री जी उस नई आबादी जो बनी है वो भले खेतौनी के नंबर में भी हो, उसका भी सर्वे कराकर उनका स्वामित्व कार्ड देने की कृपा करेंगे? अध्यक्ष महोदय, जो ड्रोन सर्वे किया जा रहा है वो ड्रोन सर्वे पूरी आबादी के और गांव में, अगर गांव से बाहर भी कुछ लोग बसे हैं उनका भी ड्रोन सर्वे हो रहा है और ड्रोन सर्वे के आधार पर, लेकिन अगर उसमें कहीं विवाद है तो उस विवाद के आधार पर विवाद का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक स्वामित्व कार्ड वितरित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 105 बस्तीपति नागराजू। श्री बीके पार्थ सारथी। क्वेश्चन नंबर 105 सर। प्रश्न संख्या 105। क्या सहकारिता मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ARDB के कंप्यूटरीकरण के लिए प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है? ख ARDB के कंप्यूटरीकरण के लिए बैंकवार कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई? ग क्या राज्य सरकारें परियोजना में अपने हिस्से की धनराशि का निवेश करने में सक्षम है और यदि हां
तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? घ, क्या कंप्यूटरीकरण के माध्यम से ARDB अब अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर पाएंगे? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अंग, इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और कंप्यूटरीकरण का ये कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? च, आज तक राज्यवार ARDB के कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है? छ, क्या सरकार के पास एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सॉफ्टवेयर से आज तक जुड़े PACS की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं? और ज, यदि हाँ, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? माननीय मंत्री जी। श्री मुरलीधर मोहोल, सहकारिता राज्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर विवरणी रखी गई है। ऑनरेबल मेंबर्स, Honorable Speaker sir, what is the status of computerization of PACS in Andhra Pradesh? What other entities are being taken to empower PACS in Andhra Pradesh, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, कंप्यूटरीकरण का सविस्तर वर्णन पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य को मेरी विनती है कि आपको बैंक या पैक्स दोनों में से किसके बारे में कंप्यूटराइजेशन के डिटेल चाहिए, क्योंकि ये तो अपने पटल पे जो मैंने जवाब रखा है पर ये रख दिया है। इसमें आपने जो कहा, आंध्र प्रदेश में तो पैक्स कंप्यूटराइजेशन का जो स्थिति है वो लगभग सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ काम करते हुए देश में लगभग 67,000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2,516 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश में फंक्शनल जो सभी 2,037 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है और अब तक 2021 पैक्स में हार्डवेयर भी डिलीवर हो चुके हैं। मोदी सरकार जो है वो केवल पैक्स बनाने पर जोर नहीं दे रही है, बल्कि उनका सशक्तिकरण भी हमारी प्राथमिकता है। देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय द्वारा 56 पहले शुरू की गई और उसी क्रम से आंध्र प्रदेश में बहुत सारी पहलियां यहाँ पे की जा रही है, जिसमें पैक्स को सशक्त किया जाए। इसके लिए 2021 के बाद वो पैक्स डेयरी मत्स्य समितियों की सबकी संख्या 897 है। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम निर्माण के लिए 10 पैक्स की पहचान की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2037 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, जिसमें 2021 मैंने अभी बताया कि हार्डवेयर भी डिलीवर हो चुके हैं। PM जन औषधि केंद्र के अंतर्गत पैक्स को जो आवेदन प्राप्त हुए 15 है, जिसमें 6 आवेदन को अनुमोदित किया गया है। 1,246 पैक्स जो PM किसान समृद्धि केंद्र के रूप में आज भी कार्यरत है। 1,866 पैक्स जो CSC के रूप में कार्यरत है। NCL जो हमारी एक संस्था है, उसमें आज 140 की संख्या है। NCOL में सदस्य संख्या 207 है, जो आंध्र प्रदेश की मैं बता रहा हूँ। BBSL में यहाँ की संख्या 1,400 है। इसी तरह ये आंध्र प्रदेश में पैक्स को कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। पैक्स को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। Honorable Speaker sir, in your reply, शशि नहीं, आप 2037 PACS are being केवल वन ही पूछते हैं। शशि तरूर जी, संक्षिप्त में। Sir, thank you very much, Mr. Speaker, for giving me an opportunity. I've got a more fundamental question about this ARDB, so the Agriculture and Rural Development Banks. To the best of my knowledge, I don't know if the Minister can clarify this, these banks have been engaged in financing farmers for nearly a century, but they are still not licensed as banks, which severely limits their ability, sir, to raise resources and meet the growing credit demands of farmers. We don't have a proposal from Kerala yet, but as a national issue, sir, due to the absence of a banking license, ARDBs are excluded from implementing key government schemes such as the interest subvention scheme for crop loans, affordable housing, education loans, renewable energy initiatives. And we have seen no concrete steps from the ministry so far to grant ARDBs banking licenses or even to establish a clear regulatory framework. How can ARDBs, Mr. Minister, mobilize short-term savings and get savings deposits
And how will they overcome their financial constraints in order to make a difference to the lives of farmers in the rural areas? Then only will we be able to give a useful use for this from our stage. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ARDBs की जिम्मेदारी तो सभी राज्य सरकारों की होती है और जिसमें ये तो राज्य सरकार का विषय है और इस पर जी ARDBG जो है, जो हमारी बैंक से है, उस सभी जिम्मेदारी राज्य सरकार की से होती है और उसके लिए केंद्र सरकार उसमें मदद भी करती है। कंप्यूटराइजेशन के जैसे हमने जो प्रोजेक्ट लाए हैं तो उसी के लिए उनका कारोबार अच्छा हो, काम में सुलभता हो, इसीलिए तो हम उसको सहायता करते हैं। और हमने इसके लिए नाबार्ड से भी हमने आग्रह किया है कि नाबार्ड की रिपोर्ट जो है, उनको आग्रह के बाद हर एक राज्य को नाबार्ड की रिपोर्ट गई है और हमने नाबार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से हर राज्य से उनकी सूचनाएं और उनका रिपोर्ट मांगे हमने। क्वेश्चन नंबर 106 श्री बजेंद्र सिंह होला। क्वेश्चन नंबर 106। प्रश्न संख्या 106। क्या गृह मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा राज्यों में आपदा जोखिमों को कम करने के लिए अग्निशमन संबंधी सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु कोई कदम उठाए जाने का विचार है? ख, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है? ग, क्या सरकार द्वारा राजस्थान सहित देश में ग्राम पंचायतों के स्तर पर आपदा जोखिमों को कम करने के लिए अग्निशमन संबंधी योजनाओं के विस्तार हेतु उक्त प्रावधानों को अनिवार्य बनाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई जा रही है? और घ, यदि हाँ तो उक्त कार्य योजना कब तक बनाए जाने, कार्यान्वित किए जाने की संभावना है? और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? माननीय मंत्री जी। श्री नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री। पटल पे रखा गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 43B के तहत ये 12वीं अनुसूची में है और ये सिर्फ राज्य सरकार को सलाह दे सकते हैं। पर क्योंकि केंद्र सरकार इसमें राज्य सरकार को बहुत सारी एड्स देती है, सहायता देती है, तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप अपनी जो सहायता देते हैं उसकी गाइडलाइन में संशोधन करके ये डालने का विचार रखते हैं कि पंचायत लेवल या कुछ पंचायतों का समूह बना के या एक 10-20 किलोमीटर में इस तरह की व्यवस्था हो कि अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध हों? क्योंकि गांव में फसल जल जाती है, लोगों के बाड़े में बने हुए पशु जल जाते हैं, क्यों 100 किलोमीटर तक कोई सुविधा नहीं होती है। तो क्या आप आपकी गाइडलाइन में डालेंगे कि इस तरह की व्यवस्था की जाए? माननीय मंत्री जी। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विचार है कि हम सबके लिए हैं और सब हमारे हैं। राज्यों का विषय है अग्निशमन के क्षेत्र में या कोई आपदा के संदर्भ में, लेकिन राज्य सरकार को केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार मदद भी करती है। जैसे मैं अग्निशमन के क्षेत्र में बताना चाहूँ कि 5,000 करोड़ रुपए की योजना अग्निशमन के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान की गई है। जहाँ तक माननीय सदस्य का सवाल था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई भी आग की घटना घटती है तो उसमें नए प्रावधान लाने के लिए तो जो गाइडलाइन है उसमें जो हम SDRF का पैसा देते हैं राज्यों को, उसमें 10% की राशि राज्य अपने हिसाब से किसी भी प्रकार की आपदाओं में खर्च कर सकती है। दूसरा है कि अग्निशमन के क्षेत्र के लिए अग्नि की घटनाओं में कमी आए और मानव नुकसान में कमी आए और मानव नुकसान शून्य हो, इसके लिए अग्निशमन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, आधुनिक उपकरण और तकनीकी उन्नयन शामिल है। योजना के तहत राज्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित अपनी आवश्यकता के अनुसार नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना और अपनी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपकरण भी खरीद सकते हैं। महोदय, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पोर्टेबल जीप या ट्रैक्टर पर लगे अग्निशमन उपकरणों सहित फायर टेंडरों के साथ साथ फायर स्टेशन पोस्ट स्थापित करने की भी सलाह अपने एडवाइजरी में दी है। ऐसे उपकरण पंचायत राज विकास निधि से भी खरीदे जा सकते हैं। अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना
के तहत राज्य ग्राम पंचायत स्तर पर विस्तार कर सकते हैं। तो उनको एडवाइजरी भी दी गई है, उनको अधिकार भी दिया गया है और जो SDRF का फंड है उसमें 10% किसी भी आपदा के न्यूनीकरण के लिए खर्च कर सकते हैं। प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the proceedings during the question hour in Lok Sabha today. This broadcast came to you from Delhi station of Akashvani.